नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो मौजूद हैं भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी, गांधीवादी विचारधारा के प्रख्यात जीवंत शैली जीने वाले व्यक्ति और समाज सेवा में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले व्यक्तित्व श्री R.K. पालीवाल जी हमारे साथ हैं। हम उनसे तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। पालीवाल साहब, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सामान्यतः सर कहते हैं कि जो है देश की अर्थव्यवस्था जिस दिन गांव तक पहुंच जाएगी या देश के रहनुमा, देश के नीति नियंत्रक जिस दिन गांवों तक पहुंच जाएंगे तो ये जो देश की अर्थव्यवस्था है और देश की व्यवस्था है उसमें अभूतपूर्व सुधार होगा। तो एक मुख्य प्रधान आयकर आयुक्त जैसे बड़े पद से सेवानिवृत्त होने के बाद सामान्यतः लोग जो सोचते हैं कि अब थोड़ा सुकून कर लिया जाए, सीधा गांव की तरफ रुख कर लिया तमाम माध्यमों से। एक विस्तृत प्रतिक्रिया चाहूँगा कि ये विचार का प्रस्फुटन आखिर किस तथ्य के कारण हुआ? देखिए, 2-3 कारण इसके रहे। एक तो जब हम सेवा में थे तब भी गांधी विचार से हम प्रभावित रहे और हमने बहुत साल पहले, करीब 25 साल पहले ये तय किया था, क्योंकि केंद्र सरकार में तो हम लोगों के तबादले अक्रॉस द कंट्री होते हैं जी। और मुझे बहुत मौका मिला कि देश के हर भाग में मुझे सेवा का मौका मिला। जैसे उत्तर प्रदेश से मैंने सेवा की शुरुआत की, फिर दिल्ली रहा, महाराष्ट्र में बम्बई रहा, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ रहा, उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन राज्यों का चार्ज। तो आप देखिए, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य, पूर्व, पश्चिम, सभी तरफ मुझे सेवा का मौका मिला। तो हमने ये तय किया था कि जिस राज्य में भी हमारी 4-5 साल के लिए पोस्टिंग होगी, वहाँ के किसी एक पिछड़े दूर दराज के गांव को आदर्श गांव बनाने की कोशिश करेंगे, वहाँ के लोगों को साथ लेके, कुछ संस्थाओं को साथ लेके। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लोगों ने गुजरात में एक वलसाड़ जिले का बहुत पिछड़ा 100% BPL वाला गांव टेकअप किया, खोबा, और उसको कुछ साल पहले गुजरात गवर्नमेंट ने उसको आदर्श गांव घोषित किया और उसको इनाम दिया। तो ऐसे श्रृंखला चलते चलते रिटायरमेंट तक देश के 4 हिस्सों में 4 गांव लगभग आदर्श बने जी। तो एक तो वो भी उत्साह था और दूसरा भारतीय परंपरा की हम थोड़ी सी बात करें तो जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, तीसरी अवस्था है, जो वैसे तो 50 साल से शुरू होती है, लेकिन मैंने उसको कहा कि अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई लोगों की और रिटायरमेंट एज 60 है, तो 60 से वानप्रस्थ शुरू होना चाहिए। वानप्रस्थ का मतलब है वनों की तरफ प्रस्थान। इसके 2 कारण मुझे समझ में आते हैं कि भाई 60 साल के बाद आपका शरीर थोड़ा सा कमजोर होना शुरू होता है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो अगर आप वनों की तरफ जाएंगे, मीन्स गांव देहात की तरफ जाएंगे, तो आपको शुद्ध हवा मिलेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और पिछड़ा इलाका भी वनों की तरफ ही होता है, दूर दराज के गांव जहां जंगल है, आदिवासी रहते हैं। तो आपने जो अनुभव अर्जित किया 50-60 साल, उसको आपको मौका है वनों में जाके, आदिवासियों के बीच, ग्रामवासियों के बीच जाके अपने अनुभव को साझा करना, जिससे उनकी भी समृद्धि हो। तो ये 2 विचार जैसे ही इकट्ठा हुए तो मुझे लगा कि मैं तो बल्कि कहूँ अपनी सेवानिवृत्ति का मौका देख रहा था कि कितना जल्दी इंतजार था। और इसीलिए मैंने ये तय किया था कि रिटायरमेंट के बाद कहीं आवेदन नहीं करेंगे, कहीं कोई फिर और सरकारी जॉब नहीं करेंगे, कोई एक्सटेंशन नहीं, कोई नया एप्लीकेशन नहीं, बस सोसाइटी को वापस लौटाना है जितना अनुभव हुआ है। जैसा आपने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान युग में, चूंकि पहले के जो कालखंड थे वो अलग थे, तो अब वो 50 की जगह 60, लेकिन एक्चुअली वैचारिक कालखंड तो लगभग आपका वही रहा। इसी दौरान आपने अपनी सेवा के दौरान 3 बुक मतलब एक गांधी जीवन और विचार, विवेकानंद जीवन और विचार, अंबेडकर जीवन और विचार। सामान्यतः लोग
गांधी जी को, अंबेडकर जी को, विवेकानंद जी को, इन लोगों को ऐसा मानते हैं कि ये एक ऐसे त्रिकोण हैं कि जो आपस में जुड़ते जरूर हैं लेकिन साम्य नहीं है इनमें। आपने जो किताबें लिखी, उन्होंने जो रहस्य उद्घाटित किया वो अपने आप में विस्मृत करने वाला था। तो बतौर एक बहुत बड़े राजस्व सेवा के पद पर होने के बाद पुस्तक लिखने का विचार, पुस्तक लिखने का समय? ये देखिए, इसका तो सीधा सा एक ही उत्तर है कि एक तो सेवा में आने से पहले भी मुझे लिखने की आदत थी। जब मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी में तब भी मेरी कुछ छोटी मोटी कविताएं, कहानियां, उस समय तो शुरुआत में सब लोग छोटी छोटी कविताएं लिखते हैं, वो अखबार में छपती थी, मीडिया में छपती थी, तो वहाँ से ये आदत शुरू हो गई थी। बहुत से साथी क्या करते हैं, सेवा में आने के बाद वो सब चीज़ें छोड़ देते हैं। मैंने उसको नहीं छोड़ा और उसको निरंतरता बनाए रखी। देखिए, हम सेवा में रहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। फिर शाम के 6 बजे के बाद और अगले दिन 10 बजे तक 16 घंटे आपके पास आपके अपने हैं। तो आप उसमें, कोई सिनेमा देखता है, कोई ताश खेलता है, कोई कुछ काम करता है। हम उस समय को अपने लेखन और पढ़ने के लिए लगाते थे। जी। तो सेवा काल में करीब 1 दर्जन से ज़्यादा कुल किताबें आई। ये 3 किताबें वैचारिक किताबें हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 100-150 साल में या 200 साल में कहें, हमारे देश के ज़्यादातर नागरिकों को और ज़्यादातर नेताओं को इन 3 विभूतियों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। विवेकानंद जी को नवजागरण का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, जिन्होंने शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में पहली बार भारत की आध्यात्मिक संस्कृति की अलग जगाई। तो वो सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु हुए भारत के, विश्व के लिए। उसके बाद फिर महात्मा गांधी हुए। महात्मा गांधी को भी हम केवल भारत का नहीं कह सकते, वो भी वैश्विक विभूति हैं। यूनाइटेड नेशन उनके जन्मदिन को विश्व शांति अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। तो आप देखिए, भारत ही नहीं पूरे विश्व को उन्होंने प्रभावित किया। डॉक्टर अंबेडकर को भी लोगों ने केवल संविधान तक सीमित कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में से एक थे। उन्होंने उस जमाने में, आप देखिए, जब दलितों को पढ़ाई का अधिकार नहीं था, उन्होंने कितनी मुश्किल से उस जमाने में लंदन और अमेरिका जाके पढ़ाई की। और अमेरिका की जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की, उनके नाम की चेयर अमेरिकन ने वहां बनाई हुई है। तो अंबेडकर ने सबसे बड़ा काम ये किया कि लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को संघर्ष करना सिखाया। और संघर्ष उनका अहिंसक था, बिल्कुल गांधी जी जैसा। उन्होंने कभी कोई तोड़ फोड़, कोई हिंसा की बात नहीं की, बल्कि वो तो वामपंथ के बहुत खिलाफ थे। वो तो बुद्धिज्म को मानते थे और गांधी भी भगवान बुद्ध को बहुत मानते थे। तो अगर दोनों के गुरु एक हुए, तो जो आपने कहा कुछ लोग उनको अलग अलग करते हैं, साम्य नहीं करते, मुझे लगता है तीनों में बहुत बड़ा साम्य ये था कि विवेकानंद, गांधी और अंबेडकर, तीनों की आध्यात्मिक वृत्ति थी। और जिसकी आध्यात्मिक वृत्ति होगी उसमें सत्य, अहिंसा, ये सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। आप विवेकानंद जी को देख लीजिए, उन्होंने बड़ा सात्विक जीवन जिया, परोपकार किया, लोगों को आगे बढ़ाया, रामकृष्ण मिशन जैसी संस्था दी उन्होंने। गांधी ने कांग्रेस को नेतृत्व दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस समय की कांग्रेस। और डॉक्टर अंबेडकर ने भी रिपब्लिकन पार्टी बनाई और उन्होंने भी वंचितों के लिए कितना काम किया। तो मुझे लगता है कि इन 3 विभूतियों के साम्य को ही देखने की जरूरत है। जी, जिस प्रकार से सर एक सामान्य अवधारणा है समाज में, एक सोशल परसेप्शन ये है कि पीपल शुड रिटायर्ड एट 60, हो ही जाना चाहिए। 60 के उम्र तक आते आते व्यक्ति टायर्ड हो जाता है, इसलिए उसे रिटायर्ड होना चाहिए। तो मैं पिछले कई महीनों से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, तो अधिकांश समय आपकी उपलब्धता नहीं हो रही है। और जब कोरोना में सब जगह त्राही त्राही थी, उस वक्त आपने कोरोना मुक्त गांव एक अभियान चलाया और करीब करीब 14-16 घंटे काम किया। तो
रिटायरमेंट के बाद थोड़ा तो सांस लेता है व्यक्ति, एकदम ही आपको मतलब एक बड़ा चैलेंज भी आपके सामने आया, मतलब उसी दौरान में जहां आपकी सेवानिवृत्ति का टाइम था, उसी समय कोरोना जैसी महामारी आई, तो समाज के लिए कुछ करने की एक बड़ी वजह सामने थी। कैसे इस पूरे अभियान को आपने संचालित किया और उसका क्या फिर मोमेंटम क्रिएट हुआ सर? देखिए, इसका थोड़ा सा तो मैं उसको प्रोत्साहन कहिए अपने मित्रों को भी देना चाहूँगा। 31 मार्च को मेरा रिटायरमेंट था 2021 को जी। और उन्होंने बिना मुझे बताए हुए 1 अप्रैल की सुबह एक गांव में ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया कि इस गांव को भी नया आदर्श गांव बनाना है। और उन्होंने मुझे 31 की शाम को, जिस समय मेरा फेयरवेल चल रहा था, उस समय कहा कि हम ये चाहते हैं कि आप एक भी दिन चैन से ना बैठें। और हमने तय कर दिया, और ये गांव भोपाल से करीब 150 किलोमीटर दूर विदिशा जिले का भी एक तरह से अंतिम गांव था। जी जी। तो मुझे ये बात अच्छी लगी उनकी, और आप सही कहते हैं कि एक मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि रिटायर का मतलब ये टायर नहीं होता, री-टायर। मैं उसको ऐसे लेता हूँ कि जो टायर पंक्चर होता है दोबारा उसमें हवा भर के और फिर से शुरू हो जाना चाहिए। जी जी। जहाँ तक सरकारी सेवा का सवाल है, एक्सटेंशन वगैरह का मैं हमेशा विरोधी रहा हूँ, क्योंकि एक्सटेंशन से एक तो आप दूसरे का रास्ता रोकते हैं, और दूसरा बहुत से अधिकारी, मैं ये बहुत ओपनली कहता हूँ, वो एक्सटेंशन के लालच में कई बार उल्टे सीधे काम भी करते हैं और उनकी कहीं पारदर्शिता के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है इस बात का, क्योंकि अतिरिक्त लाभ लेने की चेष्टा। वो कहा जाता है कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। तो ये तो बिल्कुल मुफ्त में मिलता है एक्सटेंशन, और या रिटायरमेंट के बाद 5 साल का कोई नया पद दे देना, तो इसका मतलब कुछ तो कीमत उसकी होती है। ठीक बात। और तीसरा मुझे ये था कि जैसे बहुत से लोगों की कोई रुचि नहीं होती जी। वो केवल बस ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आ जाते हैं, और उनको वास्तव में लगता है रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं है, जीवन जैसे खत्म हो जाएगा, इसलिए भी कुछ लोग एक्सटेंशन और कुछ उसके पीछे भागते हैं। मेरे पास पहले से बहुत पेंडिंग काम थे, जैसे कुछ किताबें मेरी ऐसी थी जो अधूरी थी, उनको मुझे लिखना था। कई गांवों में हमारे उस तरह के रचनात्मक काम चल रहे थे जो पूरी तरह से आदर्श नहीं बन पाए थे, उनको तेजी से आगे बढ़ाना था। और कोरोना ने तो पूरे विश्व को अचानक पकड़ लिया, और ये भी एक संयोग हुआ कि मुझे उसी समय मुक्ति मिली सरकारी सेवा के बंधन से, खुल के ज़्यादा काम करने के लिए। उसी समय ये हादसा हुआ, और हमने पूरी ऊर्जा से, हमारे जितने भी पूरे देश में साथी थे, पूरे देश में सेवा करने का ये बड़ा फायदा मिलता है। जी। कोरोना मुक्त गांव में क्या आपने क्या मतलब स्ट्रेटेजी बनाई इसमें? जैसे मध्य प्रदेश के अलावा क्या बाकी राज्यों के भी जो स्वयंसेवी संगठन हैं या समाजसेवी संस्थाएं वो कनेक्ट हुई इसमें? हाँ, इसमें लगभग पूरे देश की समाजसेवी संस्थाएं 50 से ज़्यादा इकट्ठा थी। तो इसमें हमने 2 तरह की स्ट्रेटजी बनाई, एक मैक्रो लेवल, एक माइक्रो लेवल। मैक्रो लेवल पे जो संस्थाओं के पदाधिकारी, संस्था का अध्यक्ष, सेक्रेटरी, वो हम लोग हर संडे को शाम को 7 बजे एक वेबिनार करते थे 2 घंटे का, जिसमें देश भर के कई डॉक्टर्स भी आते थे, और उसमें हम इन संस्थाओं के प्रमुखों को बताते थे कि ये प्रिकॉशन आपको गांव में लेने चाहिए। और फिर मंडे को ये सब अपनी अपनी संस्था के कार्यकर्ताओं के वेबिनार करते थे। तो इस तरह से पूरे हफ्ते वो श्रृंखला चलती थी। और सबसे पहले कोरोना ऐसी चीज थी कि कोई भी किसी से मिलने से कतराता था, तो अगर कार्यकर्ता बीमार हो जाएंगे तो वो क्या सेवा करेगा। तो सबसे पहले तो एक हमने कोर्स कराया, एक बुकलेट लिखवाई डॉक्टर से 10-15 पेज की कार्यकर्ताओं के लिए, कि उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जिससे कार्यकर्ता को कोरोना ना हो, उसके परिवार को कोरोना ना हो। और फिर वो उन्हीं सब बातों को गांव में जाके बताते थे जिससे गांव में कोरोना ना फैले। कारण क्या था, शहर में तो बहुत सी फैसिलिटी होती हैं, सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, बड़े शहरों में तो एम्स हैं, SGPGI हैं, तो वहाँ तो इलाज हो भी जाता है। गांव में कोई मरीज अगर हो गया तो उसका तो इलाज ही नहीं होगा, वो तो भगवान को ही प्यारा हो जाएगा। तो इसलिए हमारा सारा जोर गांव को कोरोना से बचाने का था, और सबसे ज़्यादा जोर
पैथोलॉजी का एक प्रिंसिपल है। मेरा सब्जेक्ट भी रहा है माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो वहां पे हमको पढ़ाया जाता था प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव इलाज से बेहतर है। तो हमने एक और नया नारा दिया कि प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर इन विलेजेज। गांव में तो बचाव ही इलाज है, क्योंकि इलाज तो है ही नहीं, वहां तो कोई डॉक्टर नहीं है, अस्पताल नहीं है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तो शहर के लिए अप्लाई हुआ, ये तो अंग्रेजी का नहीं है वहां। तो वहां तो बचाव ही इलाज है, ये नारा हमने दिया। ये गांव वालों की समझ में आया, कार्यकर्ताओं की समझ में आया कि अगर बचाव करोगे कोरोना से तभी बचोगे। तो सबसे बड़ा ये था। और फिर कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने एड्रेस दिए। देश भर से करीब 15-20 ऐसे डॉक्टर थे हमारे, कोई बिहार का डॉक्टर, कोई मध्य प्रदेश का, कोई तेलंगाना का, कोई आंध्र प्रदेश का, जिन्होंने अपने नंबर हमारे समूह को वेबसाइट पे दिए हुए थे कि वो 24 आवर कोई भी उनको देश भर से फोन कर सकता है, कोरोना से बचाव के लिए उनसे पूछ सकता है। तो ये एक राष्ट्रीय अभियान चला जी। उसके बाद आपने एक और अभियान, कोरोना की महामारी की पहली लहर, दूसरी लहर, अभी तीसरी लहर, तो चूंकि अब लोगों को ये समझ में आ गया कि हमें कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की जरूरत है और एक लंबे समय तक इस बीमारी के बचाव के साथ ही जीना पड़ेगा और वही इलाज है, मूल इलाज वही है। फिर स्वस्थ, शिक्षित और समृद्ध गांव अभियान, कि गांव ठीक है बीमारी से मुक्त होंगे तो स्वस्थ होंगे, लेकिन अगर उनकी स्वस्थ मनोदशा नहीं होगी, स्वस्थ चित्त नहीं होगा और अगर समृद्धि नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, तो फिर उनका जो शारीरिक बल है वो जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्टिव हो। तो एक और नया अभियान फिर अपने आपने हाथ में ले लिया। तो उस दौरान जब पूरा देश त्राही त्राही कर रहा था, तो न एक तरफ कोरोना मुक्त गांव अभियान चल रहा था, दूसरा उनको स्वस्थ, शिक्षित और समृद्ध बनाने की भी बात हो रही थी। तो एक और आइडिया ले आए आप नया। वो इसलिए लाना पड़ा कि देखिए, कोरोना की तरह कोई दूसरी बीमारी भी आ सकती है, कोरोना की कई लहर आ सकती हैं। तो असली इलाज तो आपका स्वस्थ रहना है। कोरोना ने, आप देखिए, ज़्यादातर महानगरों में ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, बड़े शहरों में हुई। क्यों? 2 कारण उसके थे कि शहरों के लोग स्वस्थ रह ही नहीं सकते। उनका भोजन अशुद्ध है, ताज़ा भोजन नहीं मिलता, और आजकल तो भोजन भी जहरीला है जी। हर चीज़ में पेस्टिसाइड पड़ा है, हर चीज़ में प्रिजर्वेटिव पड़ा है। तो इतने केमिकल के बाद हमारी इम्यूनिटी तो बहुत कमज़ोर हो गई, तो कोई भी बीमारी हमको घेर लेगी। तो हमारा ये था कि गाँव को कोरोना से तो बचा लिया हमने, लेकिन और भी तो बहुत सी बीमारियां हैं या भविष्य में बहुत सी बीमारी होंगी, तो उनसे तो केवल स्वास्थ्य बचाएगा। तो हम लोगों ने 3 चीज़ों पे केंद्रित किया। देखिए, गांधी जी ने 18 रचनात्मक कार्यक्रम गाँव के लिए बताए थे। हमने उन 18 को इन 3 में समाहित किया। जैसे उन्होंने साफ सफाई, आरोग्य, प्राकृतिक चिकित्सा, तो 3-4 को हमने स्वास्थ्य में जोड़ लिया। फिर उन्होंने शिक्षा के 3-4 कार्यक्रम बनाए थे, जैसे बच्चों की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा, प्रौढ़ लोगों की शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा, उसको हमने सबको एक शिक्षा में जोड़ लिया। और तीसरा उन्होंने खादी, ग्रामोद्योग, ये सारे जो चीज़ें बताई थी, उनको हमने समृद्धि में जोड़ लिया। क्योंकि अगर हम लोगों को ये कहें कि 18 काम करने हैं, तो कार्यकर्ता भी घबरा जाता है कि वो फिर एक भी नहीं करता। तो हमने उसको स्वस्थ, शिक्षित, समृद्ध गांव, इसमें तीनों चीजें आ गई। कहते हैं ना कि स्वस्थ व्यक्ति है तो सब अच्छा लगता है, वो कुछ भी कर सकता है, शिक्षा भी ग्रहण कर सकता है, रोजगार भी कर सकता है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य को रखा, पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ जी। दूसरा हमने शिक्षा को रखा, क्योंकि आदमी हेल्दी तो हो गया, अगर वो हिंसक हो जाए हेल्थी के बाद, शिक्षित नहीं हो, अशिक्षित हो, तो भी उसको बेकार है। कोई भी उसको पटवारी परेशान कर लेता है, कांस्टेबल परेशान कर देता है, तो उसको शिक्षित भी होना चाहिए। और अगर स्वस्थ है और शिक्षित है तो समृद्धि तीसरी अपने आप आ जाएगी, आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारा ये था कि कोरोना से ही नहीं, गांव को अब हर चीज से बचाया जाए, हर बुराई से बचाया जाए। उसमें नशा मुक्ति भी एक अभियान था कि गांव में बहुत से लोग हैं जो जितना कमाते हैं
शाम तक शराब में उड़ा देते हैं उसको, धूम्रपान में फेफड़े खराब कर लेते हैं। तो ये स्वस्थ शिक्षित समृद्ध गांव उसी से निकला। और क्योंकि कोरोना में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का उत्साह था तो हमने उसको भी, उनके उत्साह को बरकरार रखा, उनको दूसरे काम भी दे दिए साथ में। जी। और जैसा कि शुरुआत में आपने सनातन संस्कृति की जीवन शैली को उद्धृत किया था, तो एक वानप्रस्थ आश्रम का उल्लेख भी किया था। तो उसी आश्रम की जीवन शैली को सार्थकता प्रदान करने के लिए, शहरों में आकर काम करने के लिए, शहरों और गांवों को समानांतर जोड़ने के लिए आपने अपने जीवन शैली में भी बड़ा अद्भुत तालमेल बिठाया है। वानप्रस्थ की उसमें कि जैविक खेती को आपने बहुत प्रोत्साहन देने के लिए खुद भी जैविक खेती में आप रुचि ले रहे हैं 2-4-6 माध्यमों से, और लगातार आपके सोशल मीडिया के उससे वो कई लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो बिल्कुल जंगलों के करीब, जनजातियों के करीब हैं, फिर 2-3 दिन शहर में भी हैं ताकि बाकी व्यवस्थाओं को, तो जीवन का बिल्कुल ऐसे वर्गीकरण कर दिया है। और ये जैविक खेती का जो विचार है, जिसके लिए आज और के ये ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती, जो आज का मतलब पूरी विश्व इसकी तरफ देख रहा है कि कहीं ना कहीं यही खाने की यही पद्धति है जो हमारे उसको हमें स्वस्थ रख सकती है। तो ये सब करते करते ये विचार भी आपके उसमें आया और उसको अब आप संधारित भी कर रहे हैं। तो कैसे फिर इसको कहाँ से सोचा कि अब ये भी करना है? ये भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चल रहा था। जब सरकारी सेवा में थे तब भी हम लोगों ने अपने घर के किचन गार्डन को सबसे पहले जैविक किया। और हम पिछले 5-6 साल से बाजार से सब्जियां नहीं खरीदते थे। किचन गार्डन में भोपाल में भी हम अपने घर में ही सब सब्जियां उगाते थे। सरकारी बंगले में ही सब्जी उगाते थे। लोग उसमें फूलों के पौधे लगाते हैं, घास मखमली लगाते हैं। हमने उसको उखाड़ के उसमें केवल और केवल सब्जियां उगाई, ताज़ा सब्जियां, जैविक सब्जियां। और ये तय किया था कि रिटायरमेंट के बाद हम खुद अपनी जैविक खेती करेंगे और कुछ भी खाने का सामान बाजार से नहीं खरीदेंगे। तो आजकल हम अपना चावल, अपना गेहूं, अपनी दालें, अपने मसाले अब सब जैविक कर रहे हैं। और उसका हमको बड़ा लाभ है कि मतलब घर में कोई बीमार नहीं होता उस तरह से। और हम चाहते हैं कि सबके साथ यही हो। ये जो जहरीली खेती कहाँ से आई, इसके लिए हमको करीब 50 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब भारत में गेहूं अमेरिका से मंगाना पड़ता था, गेहूं नहीं होता था। आज इतना उत्पादन है कि आप तो खबरों से जुड़े हैं, देखते हैं गोदामों में सड़ रहा है, 2 रुपए किलो बेचा जा रहा है। तो आज हमको उतने अन्न की जरूरत नहीं है। आज तो हम एक तरह से ज्यादा क्वालिटी की जरूरत है। और इस अन्न को खा के सब लोग बीमार हो रहे हैं। भोजन हम करते हैं इसलिए कि स्वस्थ रहें, हमारा शरीर चलता रहे, और भोजन हम कर रहे हैं 3 समय हम जहर खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो हम चाहते हैं राष्ट्रीय जैविक अभियान हमने इसीलिए शुरू किया है करीब 1 साल पहले। सरकार ने भी सर जैविक खेती को बढ़ावा देने की तमाम योजनाएं अभी तो शुरू किया है, लेकिन मैं आपको बताऊं, हम सरकार से भी बात कर रहे हैं इस बारे में। सरकार ने शुरू तो कर दिया है, लेकिन किसानों को जैविक सर्टिफिकेशन में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो प्रक्रिया बड़ी जटिल है। उसको अनपढ़ किसान तो छोड़िए, मेरे जैसे पढ़े लिखे किसान को भी जैविक सर्टिफिकेट सरकार से हासिल करने में पसीने आ सकते हैं। तो केवल हमें अभियान शुरू नहीं करना, हमें उसको सहजता, सरलता से इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। देखिए, गांव का विकास तब तक नहीं होगा जब तक हम उस विकास की प्रक्रिया को सरल नहीं करेंगे, क्योंकि गांव में तो बेचारे बहुत कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न सर जी, कि समाज सेवा, जैविक खेती, पर्यावरण, गांव की समृद्धि, गांव का सर्वांगीण विकास, इनके बीच में फिर अपने अंदर छुपी हुई रचनात्मकता को स्थान देना। तो अभी कौन कहता है कि गजल लिखता हूँ, गांधी और विवेकानंद जी और अंबेडकर जी जैसे महान व्यक्तित्वों को उद्धृत करने के बाद अब आप जो है गद्य से पद्य की शैली में भी जो है लिख रहे हैं। तो ये जो गजल संग्रह जो आप लिख रहे हैं, जो मतलब लिख चुके हैं, ये जो गजल संग्रह है किस पे लिखा के, मतलब उसका मूल
उनके शब्दों में कौन सी भाव समाहित हैं, क्या है आखिर ये? इसमें सभी तरह की गजल हैं। देखिए, क्योंकि गजल की शुरुआत रोमांटिसिज्म से हुई थी। एक जमाना तो ये था कि वो शराब शबाब बस यही गुलाब यही गजलों में आता था। उसके बाद यहीं से भोपाल से दुष्यंत जी ने गजलों को थोड़ा नया मोड़ दिया कि समसामयिक होना चाहिए। तो ये जो गजल, कौन कहता है कि गजल लिखता हूँ कोई 2 पंक्तियां सर, जो आपको लगे कि मतलब ये उन गजलों के ऐसे तमाम शेर में से ये जो 2 लाइनें ये हमेशा आपके जेहन में रहती हैं? देखिए, ये उसमें उस तरह का है कि कौन कहता है गजल लिखता हूँ, मैं तो अपनी धरती अपना जल लिखता हूँ। तो उस तरह का मेरी भी गजलों में ज़्यादातर आपको समसामयिक चीज़ें ही मिलेंगी। हमारे विद्रूपताएं, तरह तरह की जो समस्याएं हैं, उनसे कैसे हम निपट सकते हैं, तो ज़्यादातर तो समसामयिक हैं। लेकिन क्योंकि गज़ल संग्रह में ऐसी गज़लें भी हैं जो 20 साल पहले लिखी थी, 25 साल पहले लिखी थी, उन सब का संग्रह, उनका संग्रह है ये। तो जिंदगी के साथ ही आती हैं सारी उलझनें, कुछ जानी सी और कुछ अनजानी सी उलझनें, अपनी अपनी उलझनों में लोग हैं उलझे हुए, है किसे फुर्सत के सुलझाए तुम्हारी उलझनें, और घर तपोवन थे ये दुनिया स्वर्ग का प्रतिरूप थी, मिल के सुलझाते थे जब आपस की सारी उलझनें। तो जिंदगी की कुछ उलझनों को, जिंदगी की कुछ समस्याओं को, समाज की कुछ समस्याओं को बांटने का, उनका निराकरण करने का, समाज को कुछ देने का जो बीड़ा आदरणीय R.K. पालीवाल साहब ने उठाया है, वो हमारे समाज में उच्च पदों पर काम कर रहे शासकीय सेवकों के लिए भी एक नज़ीर है, हमारे समाज के गणमान्य नागरिकों के लिए भी नज़ीर है, और हर नागरिक का ये कर्तव्य है, व्यक्ति होने के नाते भी ये कर्तव्य है कि हमें प्रकृति ने जो दिया, समाज ने जो दिया, हम उसे लौटाएं। ये क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का नियम नहीं है, न्यूटन ने सिर्फ इसको खोजा था, ये प्रकृति का नियम है, और उस नियम को जिस जीवंतता से पालीवाल साहब चरितार्थ कर रहे हैं, हमारी पीढ़ियों के लिए ये उदाहरण बनेगा। सर, आपने हमारे स्टूडियो में आकर हमें इतना समय दिया, हमारे साथ अपने विचार साझा किए, हम बहुत कृतज्ञ हैं, आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद, आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे जनता के साथ मिलने का इतना अच्छा मौका दिया। धन्यवाद, थैंक यू।